चलिए हमारा आपको मैंने कहा था लास्ट टाइम हमारा जनरल नॉलेज शुरू होगा, वो होगा कल से। ठीक है, कल आपका ज्योग्राफी शुरू होगा। मंडे सर अवेलेबल नहीं होते हैं तो मंडे साइंस होगा। ठीक है मेरे सर। तो हम साइंस में जो भी आपका सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आई थॉट कि वहाँ से शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट जो ऑनलाइन हमारे साथ ऑलरेडी बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, हमें कल बहुत सारे एडमिशन्स हुए ऑनलाइन, तो आपके लिए वी आर वेलकमिंग यू इन द क्लास। और उसके बाद आपका पहला टॉपिक जो साइंस में हम डिस्कस करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, दैट इज द विटामिन्स। इसमें से हम ऐसे इसको पढ़ेंगे कि आपका यूपीएससी से लेकर केएस में और एसएसबी में सारे क्वेश्चंस फंस जाए इंशाल्लाह। विटामिन्स जनरल साइंस का आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ मंडे क्लास होगा मेरा। साइंस की आप पीछे से कहीं पर भी आपकी अलग से नोट्स होने चाहिए इसके। इसमें हम एक एक टॉपिक करेंगे मंडे। ठीक है, तो अभी हम विटामिन्स कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट शायद फ्राइडे को मत होगा क्लास, अकॉर्डिंगली देख लेंगे उस वक्त। कल से आपका इस टाइम पे जनरल नॉलेज होगा, उसमें से हम ज्योग्राफी उठा रहे हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा क्लास आज के दिन है, उसके बाद रिपीट होगा नेक्स्ट वीक या फ्राइडे को। चलिए देखिए आपका विटामिन्स, जैसे कि लैंग्वेज की बात करते हैं हम, जब लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? लैंग्वेज का लेटर्स है ना, लेटर्स। आपका ए है, बी है, सी है, इसके बगैर आपकी लैंग्वेज वजूद में नहीं आती अगर आपके पास ये लेटर्स नहीं होते। अरबिक में ये हम जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें हमें पता है, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, उर्दू की बात करो, कश्मीरी की बात करो, हमारे पास जो ये लेटर्स हैं अलिफ बा ता सा है ना, ये सब इनका कोई मतलब नहीं होता है। जब ये शुरू हुआ, सो देयर इज अ थ्योरी इन इंग्लिश कॉल्ड द डिंग डोंग थ्योरी। उसमें बताया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि आपके जो लैंग्वेज जब शुरू हुई तो ये लेटर्स कैसे वजूद में आए। ठीक है, तो उन्होंने कहा द डिंग डोंग थ्योरी हमें कहती है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी वहां पर लोग क्या करते थे, आवाजें निकालते थे, अलग अलग तरीके की आवाजें, आ करके आपका एक तरीके की आवाज निकलती थी। फिर वो देखते थे, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियत दी है बाकी स्पीशीज के अगेंस्ट, जो हमें सलाहियत है वो है हम बयान कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, फुल फ्लेज्ड प्रोसेस्ड लैंग्वेज है, और हमारे पास ये सलाहियत थी कि हम अलग अलग आवाजें निकालकर अलग अलग लेटर्स हमने वजूद में लाए, जिसकी वजह से आगे जाके एक लैंग्वेज वजूद में आई। तो आपकी लैंग्वेज लेटर्स के बगैर नहीं चलेगी। वैसे ही हमारी बॉडी भी कुछ लेटर्स पे डिपेंडेंट होती है, जिसके बगैर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक लैंग्वेज फंक्शन नहीं कर पाती उसके लेटर्स के बगैर, हमारी बॉडी भी फंक्शन नहीं कर पाएगी कुछ लेटर्स के बगैर। जैसे आपका सी है, बी है, और आपके कुछ कीड़ा लेटर्स है। ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है, ई है, डी है और ए है। अब ये विटामिन्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। हम देखेंगे कि विटामिन्स के दो ग्रुप्स होते हैं। विटामिन्स है क्या? पहले विटामिन्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है माइन्यूट क्वांटिटीज में। इसका अगर हम ज्यादा विटामिन्स कंज्यूम करेंगे वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उससे हाइपर विटामिनोसिस होता है, वो हमारे लॉस ऑफ हेयर होता है, आपकी बॉडी में कुछ डैमेज क्रिएट होता है। विटामिन्स वो सब्सटेंसेस है जो आपकी बॉडी को चाहिए वर्क करने के लिए, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटीज में, ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन्स। अब क्या विटामिन्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है? नहीं, विटामिन्स हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन्स है जो हमारी बॉडी को जरूरत तो है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही वो प्रोड्यूस होते हैं। अंदर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जैसे कि एक बैक्टीरिया है, वी कॉल इट ई कोलाई बैक्टीरिया, सुना होगा, बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कोलन पार्ट। ये बैक्टीरिया वहीं पे रेजाइड करता है। हमारे साथ इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हमारे साथ इसके साथ ये हमें फायदा देता है, हम इसको फायदा देते हैं। हम क्या इसको फायदा देते हैं? हम इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या हमें फायदा देता है? ये हमें विटामिन्स प्रोड्यूस करके देता है। तो विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो आपको चाहिए बॉडी को इन माइन्यूट क्वांटिटीज,
लेकिन हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो हम विटामिन के लिए प्लांट सोर्सेज को देखते हैं, एनिमल सोर्सेज को देखते हैं, वहां से विटामिन कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ विटामिन प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज। ठीक है, तो मालूम पड़ गया कि विटामिन हमारे काम के लिए होते हैं, इसके बगैर नहीं चलेगा, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। क्या बॉडी में क्या दिक्कतें आएगी अगर विटामिन नहीं होगा? हम एक एक विटामिन जब डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा ये विटामिन जरूरी क्यों है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारियां फैल सकती है। जैसे कि एक विटामिन है रेटिनॉल, सुना होगा, विटामिन ए है ना। विटामिन ए जो है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। वो क्या होता है अभी देखेंगे। अगर विटामिन ए नहीं होगा आपकी बॉडी में, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, शाम को देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि विटामिन ए आपको देखने में हेल्प करता है डिम लाइट में, और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो आप देख नहीं पाएंगे। मैं सारा लिखाऊंगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में नोट्स दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस समझो, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएंगे अभी। तो विटामिन ए आपको हेल्प करता है नाइट डिम लाइट में देखने के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की वजह से हमारी बॉडी में एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन की वजह से हमारे रेटिना में जो रॉड सेल्स होती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, वो रॉड सेल्स एफिशिएंटली काम करती है रोडोप्सिन की वजह से। अगर रोडोप्सिन नहीं होगा तो रॉड सेल्स डिम लाइट में नहीं देख पाती। अगर आप विटामिन ए नहीं होगा तो डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, फाइन, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन ए आपको क्या काम देता है? विटामिन ए की वजह से हमारी आंखें मॉइस्ट रहती है ना, गीली वगैरह हम देखते हैं ना, हमारी आंखें मॉइस्ट होती है, विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन ए नहीं होगा, हमारी आंखों में ड्राइनेस फैल जाएगी, फिर वो आपको लगाने पड़ेंगे जो ड्रॉप्स लगाते हैं। ठीक, तो आपकी बॉडी काम अच्छे से नहीं करेगी जब तक कि विटामिन आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ना जाए, लेकिन ज्यादा भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। एक टेबल बनाएंगे विटामिन का, मैं इंट्रोडक्शन लिखाऊंगा सारा, पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस टेबल से आ जाएंगे। फिर मैं जैसे ही विटामिन का आखिरी लेक्चर होगा, आज तो आई थिंक खत्म नहीं होगा, पर जब भी खत्म होगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको सारे विटामिन कैसे याद रखने हैं। तो एक हमने बनाया हुआ है निमोनिक्स, उसके हिसाब से ही हम विटामिन सारे याद रखेंगे, उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी याद रखेंगे उस ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, आप भी बनाओ, मैं इंट्रोडक्शन फिर आपको डिक्टेट कराता हूं। तो विटामिन के दो ग्रुप्स है। सबसे पहला बनाइए, एक ग्रुप होता है आपका जिसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल। एक आपके विटामिन होते हैं जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आया था एसएसबी में कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, आता रहता है क्वेश्चन। अब आपका ये सॉल्युबिलिटी क्या मतलब कि मैंने जो कहा आपको, हम जब विटामिन बाहर से लेते हैं, सपोज कॉड लिवर ऑयल से लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स से लेते हैं, डार्क वेजिटेबल्स से लेते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स से लेते हैं, येलो वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट से हम विटामिन लेते हैं, कॉड लिवर ऑयल से, मिल्क से आपको विटामिन मिलते हैं। अब ये विटामिन जब आप बॉडी में लेते हो, तो अगर आपने कुछ विटामिन थोड़ा ज्यादा ले लिया जो आपकी बॉडी ने अभी इस्तेमाल नहीं किया, उसका थोड़ा सा एक्सेस है, वो एक्सेस कहां पे स्टोर रहेगा? आपकी बॉडी में आपने विटामिन लिया, आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी। अब थोड़ा सा अगर आपने ज्यादा ले लिया, वो कहां, वो स्टोर कहां पे रहेगा? अगर वो स्टोर फैट्स में रहेगा, उसको हम कहते हैं ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है, उसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल। समझा? तो आप विटामिन अंदर ले रहे हो, उसका एक्सेस स्टोर कहां रहेगा? अगर वो लिवर के जरिए फैट में स्टोर रहेगा तो फैट सॉल्युबल, और अगर पानी में घुल के बाहर निकल गया तो वाटर सॉल्युबल। फाइन, तो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? सिंपली एक निमोनिक याद रखना है, इसको हम कहते हैं कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ठीक है, कीड़ा। नाम लिखिए इसका, विटामिन के का नाम क्या है? फिलिक्विनिन। फिलिक्विनिन।
PHYLLOQUINONE, vitamin K. Next, vitamin E, tocopherol. Vitamin tocopherol, TOCOPHEROL. Vitamin D, calciferol. Vitamin A, रेटिनॉल. ये इसको रट्टा मारना है. फिलिक्विनिन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल एंड रेटिनॉल. ये चार क्या है आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के दो टाइप्स. एक हो गया आपका बी कॉम्प्लेक्स और हो गया आपका नॉन बी कॉम्प्लेक्स. बी विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स है, इसलिए हमने उसका ग्रुप बना दिया. नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आपका एक ही विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन सी. नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड. उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स पूरा लिस्ट है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले B1, B2, इसके नाम भी लिखना है. B1, B2, B3, पहले इनका ग्रुप बनाया 1 2 3 का. B1 होता है आपका थायामीन, ये हो गया आपका थायामीन B1. B2 आपका राइबोफ्लाविन, ये क्वेश्चंस आए हैं. राइबोफ्लाविन. B3 है आपका नियासिन. पीछे से दिखाई दे रहा है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं. नियासिन, NIACIN. उसके बाद 4 नहीं है, ये पहला एक ग्रुप है. उसके बाद B5 सीधे, B5, B6 और B7. वॉल्यूम साउंड. हाँ जी, हाँ जी. अब एक काम करो, एक नंबर लिखो, उस पर फोन करो, ठीक है? 7006 356 779. तो पहले क्या देखा? 1 2 3, 4 नहीं है. उसके बाद 5 6 7 8 नहीं है, 9 और 12. ठीक है. B5 का नाम लिखिए. नियासिन के बाद आपका B5 पैंटोथेनिक एसिड. पैंटोथेनिक एसिड B5, ये याद कैसे रहेगा? मैं लास्ट पे आपको निमोनिक बताऊंगा इसका. पैंटोथेनिक एसिड. B6 पायरिडॉक्सिन. B7 बायोटिन. ये हो गया आपके 3. उसके बाद है आपके 2 बच गए, B9 और B12. B9 यहां पे लिख रहा हूं मैं पीछे वालों के लिए, फॉलिक एसिड. और B12 आखिरी सियानोकोबालामीन. B12 सियानोकोबालामीन. हाँ जी. B12 है ना सर, इसको हम मिथाइल कोबालामीन कह सकते हैं. इसमें अलग अलग टाइप्स है. जैसे आपने रेटिनॉल लिखा, रेटिनॉल भी एक तरीके का नहीं है, उसमें आपका बीटा कैरोटीना भी आता है, उसका अलग टाइप्स है. SSB के लिए यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस. ठीक है. इवन KS में भी वो नहीं पूछते इससे ज्यादा. हेलो, हाँ जी, एक सेकेंड आप बात कीजिए सर. बोलो. चलिए, तो क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. आपके विटामिन्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो छोटी क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में बॉडी को जरूरत होती है. हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस
नहीं करती तो बाहर से लेना पड़ता है। खुद से भी प्रोड्यूस होता है। कौन कौन खुद से प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, अभी देखेंगे। कौन करता है प्रोड्यूस हमारी बॉडी में? कुछ बैक्टीरिया। कहां होता है बैक्टीरिया? लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में? द कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद विटामिन के कितने ग्रुप्स? 2, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल स्टोर कहां रहता है? फैट में। और वाटर सॉल्युबल वाटर में घुल के बॉडी से बाहर यूरिन के जरिए निकलता है। फैट सॉल्युबल के 4 विटामिन कीड़ा, ठीक है, फिलिकोनिन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल एंड रेटिनॉल। इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। उसके बाद वाटर सॉल्युबल के 2 कॉम्प्लेक्सेस है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपका आता है विटामिन सी, और बी कॉम्प्लेक्स में आपके B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। तो टोटल आपका हो गया ये थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड सियानो कोबालामिन। इंट्रोडक्शन लिखो, लिखिए। Vitamins are organic substances. Organic substances needed in small or minute quantities. Organic substances needed in small or minute quantities and are essential for the optimum growth. तेज लिखो। Small quantities, small or minute quantities, and are essential for the optimum growth and maintenance of a body. Optimum growth and maintenance of the body. They are generally not synthesized by the body. They are generally not synthesized by the body and are derived. Repeat mat kijiye. They are generally not synthesized by the body and are derived from food sources. From food sources. Next point. Points पे लिखिए। based upon its solubility, based upon its solubility, they are classified into water soluble vitamins. For example, B complex and ascorbic acid, and other fat soluble vitamins. Repeat कर रहा हूं। Based upon solubility, they are classified into water soluble, for example B complex and ascorbic acid, and other fat soluble vitamins, for example ADEK. For example ADEK. Next point, fat soluble vitamins get stored in liver. तेज लिखिए। Fat soluble vitamins get stored in liver, while the excess of water soluble vitamins may get eliminated via urine. The excessive intake of vitamins, अगर ज्यादा लेंगे, the excessive intake of vitamins may have harmful effects in the name of
हाइपरविटामिनोसिस, ये क्वेश्चन आया है. इन द नेम ऑफ hypervitaminosis, particularly vitamin A and vitamin D, particularly vitamin A and vitamin D, whose excessive intake can damage the liver, hair, bal, and the loss of body weight. The symbiotic bacteria, next point. The symbiotic bacteria E. coli residing in the colon part of large intestine, produces some of the B complex vitamins. ये एसएससी में क्वेश्चन आया था. कौन कौन से वाइटामिन्स ई कोलाई बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है? फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन B1, B2 and B12. B1, B2 and B12. And also it synthesizes one fat soluble vitamin, known as vitamin K. आज हम देखेंगे फैट सॉल्युबल, ये वाला. अगले लेक्चर में वो वाला देखेंगे. ठीक है, एक एक करके इसको हम देखते हैं. Subheading fat soluble vitamins. Number 1, vitamin A. क्या नाम? Vitamin A. Retinol. रेटिनॉल. अब विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, देख लिया, ग्रुपिंग देख ली. अब पर्टिकुलरली देखते हैं रेटिनॉल क्या करता है. अब रेटिनॉल पहले इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखेंगे, उसके बाद इसके सोर्सेज क्या है, कहां से हमें चाहिए वो, उसके बाद इसकी कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस देखेंगे, क्या होता है आपके विटामिन ए अगर आपको नहीं मिलेगा. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले विटामिन ए आपको क्या देता है, इट बूस्ट्स योर इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाऊंगा, सब डिक्टेट होगा. ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन ए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. अब इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी इज अ सेपरेट टॉपिक, वो देखेंगे कभी. इम्यूनोलॉजी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, टी सेल्स, बी सेल्स, ठीक है, किलर टी, हेल्पर टी, वो सब क्या होता है, CD4 सेल्स क्या है, वो इम्यून सिस्टम की अलग बात. लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस विटामिन ए. आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा. तो विटामिन ए, जैसे कोविड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने विटामिन ए रिकमेंडेशन की, जिसकी बॉडी में कमी है, इम्यून सिस्टम कमजोर है. अब आप वायरस आपकी बॉडी में जा रहा है,
अब जैसे ही आपकी वायरस, अब वायरसेस में प्रॉब्लम ये है, अब वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क, वायरस जैसे ही आपकी बॉडी में आता है वो आपकी सेल के अंदर जाके आपकी सेल को फैक्ट्री बनाता है अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। अब आप, ये आपकी सेल है, वायरस आपका कोविड कोरोना वायरस आ गया, उसके अंदर चला गया, ये आपकी सेल इसकी फैक्ट्री बनेगी। अब यही कोरोना वायरस यहां से प्रोडक्शन होगी। कहा जाता है एक वायरस जब एक सेल के अंदर जाता है प्रोडक्शन के बाद, उस एक वायरस से 10 लाख वायरसेस वो वहां से बाहर निकालता है, एक एक वायरस। तो आपका कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इससे पहले भी कोरोना वायरसेस हुए हैं, 1960 से होते रहे। अभी तक 6 ऐसे वायरसेस हैं जो ऑलरेडी हो गए हैं कोरोना वायरस में। इनको हम ह्यूमन कोरोना वायरस कहते थे। 1960 से पहले कोरोना वायरस था, लेकिन एनिमल्स और मंकीज, स्वाइन्स में देखा जाता था। अब जाके 1960s के बाद पहली मर्तबा जब ह्यूमन कोरोना वायरस हमने देखा, वो उतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं था, जुकाम वुकाम होता था तो कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब हमने सबसे पहले देखा कि ये कितना ड्रास्टिक वायरस है, 2002 में देखा, जब आपका SARS-CoV-1 हुआ था मिडल ईस्ट में। फिर हमने एक और देखा मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी आपका कोरोना वायरस था। उसके बाद अभी ये आ गया SARS-CoV-2, ठीक है। ये वही स्ट्रेन है जो SARS-CoV-1 में था, उसी का म्यूटेटेड स्ट्रेन है। अब इस वक्त ये म्यूटेटेड स्ट्रेन जब आ गया, अब आपके पास एक वायरस है। अब ये वायरस जब आपकी सेल में जाके अपनी प्रोडक्शन शुरू करेगा, फिर जब वो बाहर निकलता है वो बाकी सेल्स में घुसता है। ये 10 लाख वायरसेस 10 लाख सेल्स में जाएंगी, वहां से और 10 लाख वायरसेस बनेंगे। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। फिर जैसे ही रिप्रोडक्शन होती है, जैसे हमारे माँ बाप में ले शादी हुई, हम पैदा हुए, अब जो बच्चा है वो माँ बाप, ना माँ के जैसा दिखता है ना बाप के जैसा, कुछ अलग है। वैसे ही एक वायरस से जब दूसरा वायरस, तीसरा वायरस, सक्सेसिव जनरेशन आती है वायरसेस की। अब जो 50वां जनरेशन का वायरस है वो अपने बाप के जैसा नहीं होगा, उसमें म्यूटेशन आती है, नए नए स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं। वही हो रहा है अभी इंग्लैंड में, नया स्ट्रेन आ गया कोरोना वायरस का। ये क्या है, आपका कोरोना वायरस जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा है हमारी सेल्स के अंदर, उसमें म्यूटेशन आ गई, उसमें बदलाव आया, चेंज आई, नया वायरस आ गया सामने। बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर पाता। बैक्टीरिया हमारी सेल्स के अंदर जाके कोई प्रोडक्शन नहीं करता, बैक्टीरिया सेल्स के बाहर रह के प्रोडक्शन शुरू करता है, ठीक है। तो वहां उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आके फिर एलिमिनेट करता है। फाइन। अब यहां पर वायरस की बात हो रही है। अब आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो समझ सके कि कौन सी सेल है जो हेल्दी है और कौन सी मेरी बॉडी की सेल है जिसके अंदर वायरस चला गया है। तो ये देखने के लिए उसके ऊपर एक एक एंजाइम होता है, APC2 बोलते हैं उसको। हर सेल के ऊपर वो एंजाइम होता है कि आपका वायरस, आपकी हमारी इम्यून सिस्टम की जब सेल्स आती है वो पहचानती है कि क्या इस पे ये एंजाइम है या नहीं है। जिस पे ये एंजाइम नहीं होगा उसको पता चलेगा कि इसके अंदर वायरस है, वो उसको उधर ही अपॉप्टोसिस करके उसकी प्रोग्राम डेथ करा देती है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके समझ आएगा कि कौन सी सेल हेल्दी है और कौन सी नहीं, किसके अंदर वायरस है किसके अंदर नहीं। भाई, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विटामिन ए, रेटिनॉल। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी कहा, विटामिन ए आपका मदद करता है इन द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। ये मैं लिखाऊंगा, रोडोप्सिन क्या है, इट इज अ विजुअल पिगमेंट दैट वी सी इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना। हमारा जो रेटिना है, हम जो देखते हैं, आप अभी मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, जब यहां से लाइट आ रही है अंदर, वो मुझ पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जा रही है। तो आपका जो ये छोटा सा प्यूपिल है ना, ब्लैक कलर का, वहां से लाइट अंदर जाती है और आपकी इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर, है ना। अब रेटिना के ऊपर कहां इमेज बनती है, वहां पे कोन्स होते हैं, वहां पे सेल्स होती है जिनको हम रॉड सेल्स बोलते हैं। और उन रॉड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। उस रोडोप्सिन का सिंथेसिस किसकी मदद से होता है, विटामिन ए की मदद से। अब अगर ये रोडोप्सिन में जो रॉड सेल्स वाला वो वाला एरिया है जहां पर ये रोडोप्सिन बनता है, ये आपको डिम लाइट में देखने में मदद करता है। अभी डिम लाइट है, आप देख रहे हैं, अभी शाम को उठ गए, आपको काम पड़ गया, कुछ कॉल आ गई कहीं से, तो आप निकल गए और आप देख रहे हो कि नाइट है और डिम लाइट है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। फाइन, ये किसकी वजह से हो रहा है, रोडोप्सिन की वजह से। आप डिम लाइट में देख पाते हैं। लेकिन अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो डिम लाइट में नहीं देख सकते, नाइट के अंदर नहीं देख सकते, तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। फाइन, तो रोडोप्सिन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन ए। और आपका विटामिन ए किसके लिए मदद करता है, आपकी आंखों को क्या रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए।
मॉइस्ट नहीं होंगी आंखें तो ड्राई हो जाएंगी, ड्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, आप देख रहे होंगे, चाहे उसका बाप मर जाए, उसकी माँ मर जाए, लेकिन उसको कभी आंसू नहीं आते। देखा किसी को? आंखें बहुत खुश्क होती है, ड्राई हो जाती है, आंसू तक नहीं आते, बहुत ही कम कोई होता है। कोई तो समंदर डाल देता है, उसका ज्यादा विटामिन ए अंदर है, तो मॉइस्चर ज्यादा आंखों में, तो चलिए कुछ भी होगा, छोटा सा तो रो लिया काफी टाइम। कुछ लोगों का तो आंसू भी नहीं निकलते, उनके अंदर ही वो आग जल रही होती है। अब मामला यह है कि मॉइस्ट होने के लिए विटामिन ए होना जरूरी है। मॉइस्ट नहीं होंगी तो आंखें क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। ड्राइनेस ऑफ आई बॉल्स एक अलग बीमारी है जो हम अभी देखेंगे डिफिशियंसी में। इनका नाम क्या है? ठीक है, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट क्यों है विटामिन ए? क्या करता है? इम्यूनिटी को बूस्ट, रोडोप्सिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो नाइट में देख पाते हैं, और मॉइस्ट आंखें रखता है तो आंखें ड्राई नहीं होती। इसका सोर्स क्या है? मिलता कहां से? दो तरीकों से। प्लांट इसका सोर्स है और एनिमल्स भी इसका सोर्स है। प्लांट में जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है, आपका कोई येलो कलर का फ्रूट है कोई, इन सब में आपको मिलता है विटामिन ए। और भी एक हमने बनाया हुआ था गोल्डन राइस, किसी ने सुना है नाम? क्या है गोल्डन राइस? ये मिलता है खुद प्रोडक्शन करके या हमने इसको बनाया? ये हमने खुद बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक राइस बनाया। हमने देखा कि इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में राइस एक स्टेपल फूड है, हर बंदा खाता है। अब इस फूड में डेफिशिएंसी ना हो हमारे लोगों को, हमने सोचा कि इनमें विटामिन ए डाल दे। विटामिन ए कैसे डालता? हमने एक जीन इसमें डाला, इसके सीड में, जो आपका राइस है इसके सीड में एक जीन डाला, बीटा कैरोटीन जीन। ये जीन जब आपकी बॉडी में जाता है तो सिंथेसिस होता है विटामिन ए का। तो जब आप बीटा कैरोटीन रिच राइस खाएंगे, वो होता है आपका गोल्डन राइस। जब वो बॉडी के अंदर जाएगा, विटामिन ए प्रोडक्शन शुरू होगी। आप जो राइस खाते हैं उसका गोल्ड का वैल्यू है, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए आपकी बॉडी में सिंथेसिस शुरू होगा उससे। तो गोल्डन राइस भी इसका एक क्या है? सोर्स है। ऐसे ही आपका एनिमल सोर्स में पता ही है, एग वगैरह, मिल्क, वो सब आपका एनिमल से। कॉड लिवर ऑयल है, कॉड फिशेस से जो हम लेते हैं कॉड लिवर ऑयल, ये इसका सोर्स हो गया। लिखिए एक एक करके। रेटिनॉल, विटामिन ए, सोर्स ही लिख लेते हैं पहले। द प्लांट फूड सोर्स, द प्लांट फूड सोर्स, डार्क, green and yellow fruits, dark green and yellow fruits and vegetables rich in beta carotene, rich in beta carotene, which after consumption gets converted into vitamin A, which after consumption gets converted into vitamin A. In the liver in our body. In the liver in our body. The animal food source includes cod liver oil, COD, cod liver oil, egg, meat, milk, etc. या मिल्क, गोल्डन राइस भी डाल दो इसमें। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी है, ये नेचर में खुद से नहीं आती, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, खुद से बनाया इसको। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम कुछ जीन्स वगैरह ऐड करते हैं। अभी तो इंसानों में भी जीन्स ऐड करके नए बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी जो नया कॉन्सेप्ट है, जो मेड टू ऑर्डर बेबी, आपको बच्चा चाहिए, आप ऑर्डर देते हो, अब आप बीवी के साथ बात करके बताते हो भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक उसकी तरह होनी चाहिए, ये इसमें स्पेसिफिकेशंस है मेरे बच्चे के, ये ऑर्डर हो गया,
ये कंपनी को दे दिया, वो कंपनी उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको बच्चा डिजाइन करके देगी, वो डिजाइनर वे भी होता है। ठीक है, अभी होता है ऐसा, आप जीन्स को एडिट कर सकते हो। बच्चा पैदा हो गया, इसमें एक टर्मिनल इलनेस है। टर्मिनल इलनेस क्या होती है कि बच्चे को जेनेटिक बीमारी है, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जीन्स को एडिट करना काफी मुश्किल है। अब हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, अभी मां के पेट में है, मालूम पड़ सकता है कि इसमें जेनेटिक डिजीज है या नहीं है, पहले से मालूम पड़ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, उसका सैंपल लेना है, जीन्स की सीक्वेंस देखनी है, मालूम पड़ जाएगा सीक्वेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट सीक्वेंस है तो क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल करके जीन्स को एडिट करके इनकरेक्ट सीक्वेंस को करेक्ट सीक्वेंस में डाल के बच्चे में वापस डालो, बच्चा फ्रेश नया ठीक पैदा होगा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा किया था एक चाइना ने 2 बच्चों को, वहां एक साइंटिस्ट था, उसने 2 बच्चे पैदा किए जेनेटिक एडिटिंग के बाद। उनमें एक टर्मिनल इलनेस थी, उसने एम्ब्रियोज के साथ छेड़खानी करके, एम्ब्रियो आपका हो सकता है 6 सेल 8 सेल में है, अभी जैसे आपका स्पर्म और ओवम मिलके आपका बनाता है जाइगोट, फिर जाके अभी वो 8 सेल की स्टेज में ही था अभी एम्ब्रियो, अभी 8 ही सेल थे। उसने उन 8 सेल्स के अंदर जेनेटिक एडिटिंग करके बच्चे में एक नई स्पेसिफिकेशंस दी, फिर उसका एम्ब्रियो स्प्लिट कराया, जिसको एम्ब्रियो स्प्लिटिंग कहते हैं। 2 एम्ब्रियोस बनाए तो 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, इसको हम एम्ब्रियो ट्विनिंग भी कहते हैं, जब आप एम्ब्रियोस को ट्विन बनाते हो। ठीक है, इसको हम करते हैं, आप जैप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इसको तोड़ देते हैं। आपकी 8 सेल्स की 4 सेल्स बनती है, तो एक बच्चा यहां से एक बच्चा यहां से। तो उसने वो किया, लेकिन उसको फिर चाइना में उन्होंने जेल में भर दिया। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोस के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ये ह्यूमन एम्ब्रियो है। अब एनिमल्स के साथ कर लेते हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो के साथ अभी अलाउड नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन एम्ब्रियोस के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, क्या लिखा, गोल्डन राइस। हाँ, द एनिमल फूड सोर्स इंक्लूड्स, अच्छा वो लिखा आपने, कॉर्डिवर मीट, अच्छा गोल्डन राइस भी डाल दिया। फंक्शंस, it helps to boost our immunity. It helps to boost our immunity, to combat infections. Therefore it's called, अगर infections को combat करता है, therefore it's called anti-infectious vitamin. Anti-infectious vitamin. Number 2, vitamin A is needed for the synthesis of a visual pigment. Vitamin A is needed for the synthesis of a visual pigment. Rhodopsin, which is present in the rod cells of retina, which is present in the rod cells of retina, which are involved in dim light, and night vision. Rhodopsin, the rhodopsin stores, जहां पे rhodopsin स्टोर होता है, the rhodopsin stores gets depleted in bright light, but is again resynthesized in dim light with the help of vitamin A. With the help of vitamin A. सब कहते हैं ताप, विटामिन ए को क्या मिलेगा,
सनलाइट से आपको विटामिन मिलते हैं, कहते हैं ना, देखेंगे कौन सा मिलता है अभी। अब आप सनलाइट से आपको विटामिन तो मिलेगा एक, लेकिन दूसरे विटामिन में दिक्कत आएगी। विटामिन ए जो रोडोप्सिन जो होता है, जो जहां पर आपको स्टोर होता है, जैसे ब्राइट लाइट आ गई, आप जैसे बर्फ में पड़ रहे तो काफी ब्राइट लाइट होती है, जैसे बर्फ में कभी गुलमर्ग में बिना चश्मे में नहीं जाना चाहिए, ब्राइट लाइट की वजह से आपके सेल्स में जो रोडोप्सिन पिगमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो शाम को रीसिंथेसाइज होता है, फिर से बनता है, फिर कल हम फिर से अच्छे से देख पाते हैं। तो ब्राइट लाइट भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो सनलाइट अगर काफी ब्राइट है तो कभी नहीं देखना चाहिए सन की तरफ। अभी अमिताभ बच्चन है ना, वो नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार, वो देखता रहता है उसको। अब वो अगर देखेगा तो उसका रोडोप्सिन खत्म हो जाएगा, वो देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसको रोडोप्सिन फिर रीसिंथेसाइज रात को होगा, कल से फिर से वो बन जाएगा। फाइन। तो रीसिंथेसिस में कौन उसको हेल्प करता है? विटामिन ए। फिर लिखिए, with the help of vitamin A, restoring the dim light vision after some time is therefore known as restoring the dim light vision after some time is therefore known as the dark adaptation time. The dark adaptation time कि आप रीसिंथेसिस करते हैं कब? रात में, और उसमें जो वक्त लगता है इसको कहते हैं डार्क अडेप्टेशन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए इज ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी एंड मॉइस्ट eyeballs. For healthy and moist eyeballs. चलिए डेफिशिएंसी देखते हैं अब। विटामिन ए नहीं होगा तो क्या होगा? दो देखेंगे। विटामिन ए डेफिशिएंसी, सबसे पहले देखा हमने इम्यूनिटी कमजोर, इन्फेक्शन जल्दी होगा। ठीक, अब इसका कोई खास नाम नहीं है तो इसको मेंशन नहीं करते भाई। अब एक है रोडोप्सिन नहीं होगा तो नाइट क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं निक्टलोपिया। निक्टलोपिया, NYCTALOPIA। निक्टलोपिया क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, which is the inability to see in the dim light, which is the inability to see in the dim light. दूसरा क्या था? तीसरा फंक्शन मॉइस्ट आईबॉल्स। मॉइस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ड्राई। ड्राई को हम क्या कहते हैं? जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, XEROPHTHAL, जीरोप्थैल्मिया, THALMIA। क्या होता है ये? The dryness of the eyeballs. The dryness of the eyeballs. समझ आ? ये काफी अब हमारे लिए। अभी आपको लग रहा होगा सर ये याद कैसे रखेंगे? आसान है, जब इसका होगा मैं तब बोलूंगा कैसे याद रखना है इसको। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है नाम? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। देखते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है।
अब विटामिन डी प्रोडक्शन सिंथेसिस कैसे होता है? किससे? सनलाइट से। सनलाइट जब पड़ती है बॉडी पे तो एक पिगमेंट बनता है बॉडी में, एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीट्रियोल। इट इज द फंक्शनिंग फॉर्म ऑफ, बनाओ फंक्शनिंग फॉर्म ऑफ विटामिन डी, कैल्सीट्रियोल। तो सनलाइट पड़ रही है, आपकी बॉडी में सब्सटेंस बनेगा कैल्सीट्रियोल, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी सिंथेसिस होगा। विटामिन डी जैसे सिंथेसाइज होगा, फायदा क्या होगा इससे? इससे हमारी हड्डियों में, हड्डियां जो है, बोन्स जो है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन बढ़ता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बोन्स। कोई हज पे गया है या उम्रा पे? कोई गया है? हज या उम्रा पे कोई गया है? हाँ, क्या? आप जब तवाफ करते हैं वहां पर जो हबशा से लोग होते हैं, हबशी ना, अफ्रीकन्स, आप अफ्रीकन्स जैसे ही आप देखेंगे उनको, इंशाल्लाह जब आप जाएंगे हज या उम्रा में, जैसे ही आप देखेंगे कि हबशी छी अपर करान तवाफ, उस वक्त अपना रास्ता बदल लेना है, कोई दूसरा तवाफ कर लेना, उल्टा कर लेना, लेकिन उनके साथ नहीं करना, उनके साथ नहीं कर सकते। वो ऐसे हो झुंड में होते हैं और उन्हें एक सर्कल बनाया होता है, उनकी औरतें बीच में होती है और वो हट्टे कट्टे लोग, बड़ी तगड़ी हड्डियां होती है उनकी, है ना, और नहीं कर सकते, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरी माँ को उन्होंने एक एल्बो मारा, उसको 2 महीने तक दर्द नहीं जा रहा था। और ये मामला होता है सनलाइट की वजह से। उनकी बॉडी में कैल्सीट्रियोल बनता है, जिसकी वजह से कैल्सीफेरॉल बनता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। विटामिन डी के सिंथेसिस की वजह से हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन बढ़ता है, हड्डियां स्ट्रांग होती है। अब अगर आपका विटामिन डी नहीं सिंथेसाइज होगा, सनलाइट की कमी है, तो हड्डियां क्या होगी? कमजोर होगी। तो जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी फैलेगी? जब वो ऐसी बीमारी होगी जिसमें हड्डियां क्या हो? कमजोर हो। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। हड्डियां बहुत कमजोर बच्चे में। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, उनका स्कल जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। अगर हल्की सी टेनिस बॉल भी मार दे तो फ्रैक्चर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इन्फेंट्स का आमतौर पर देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो डर लगता है कि इसके सर पे ऐसे उंगली रखे, क्योंकि उंगली अंदर जाती है। अभी कैल्शियम और फास्फोरस अभी स्कल में डेवलप नहीं हो गया होता, डिपॉजिट नहीं हो गया होता अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे बड़े बनते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ता है, तो कैल्शियम फास्फोरस डिपोजिशन बढ़ता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी सिंथेसिस की वजह से हड्डियां स्ट्रांग होती है, स्कल मजबूत होता है। ऐसे फीमेल्स में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस इनकी बॉडी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। ये आमतौर पर मेनोपॉज के बाद होता है। ठीक है, तो अडल्ट्स में भी होती है। तो सपोज कोई बच्चा आपने देखा होगा, इसकी टांगे कुछ यूं होती है, कुछ टांगे कुछ ऐसे होती है, बेंड हो गई होती है। ठीक, ये नी के पास कुछ ऐसे टांगे बेंड हो गई होती है। ये क्यों बेंड हो गई होती है? क्योंकि हड्डी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। हड्डी में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से बॉडी का जो वेट है टांगे नहीं ले पाती, वो बेंड हो जाती है। इसको हम कहते हैं बाउलेग्स। क्या कहते हैं? बाउलेग्स। किसी को देखते हैं उसकी कमर ऐसे हो गई होती है ना, स्पाइन उसका ऐसे हो गया होता है, कमर झुक के ऐसे उल्टी हो गई होती है, उसको हम कहते हैं काइफोसिस। वो भी इसी से होता है। क्या बोलते हैं? काइफोसिस। समझ आ रहा है? जब आपका स्पाइन जो है वो थोड़ा बेंड हो गया होता है। लिखिए, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। तेज तेज लिखो। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी with the help of skin, liver and kidney. Skin, liver and
kidney in the presence of sunlight. To form the functional part of vitamin D, known as calcitriol, which increases the deposition of calcium and phosphorus into the bones. Deposition of calcium and phosphorus into the bones, which maintain the strength of bones, which maintain the strength of bones to withstand our body weight, to withstand our body weight. Deficiency लिखिए. Number 1, in children it leads to rickets. It leads to rickets. Rickets क्या होता है? Softening of the bone. ठीक है, bone कमजोर हो गई होती है. It leads to rickets, followed by decreased calcium and phosphorus in the bones, followed by decreased calcium and phosphorus in the bones. The bones become flexible and get curved. The bones become flexible and get curved under the increasing body weight. Of the child, under the increasing body weight of the child, particularly the leg bones, टांगे, which curve to form bow legs, BOWLEGS, which is also called knock knee, which is also called, ये आए हुए हैं चीजें, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, which is also called knock knee. ये बच्चों में हुआ. There is also, next point, there is also the softening. There is also the softening of the infants. Softening of the skull bones of the infants. There is also the softening of the skull bones of the infants. And the curving of the spine, and the curving of the spine called kyphosis. 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 नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बच्चों में देख लिया रिकेट्स और काइफोसिस, और क्या देखना है? ऑस्टियोमलेशिया पहले देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोमलेशिया या इसका एक और नाम है ऑस्टियो इंडोनेशिया. ऑस्टियोमलेशिया is due to deficiency of vitamin D in adults. ये adults में होता है, बच्चों में नहीं. Is due to the deficiency of vitamin D in
adults characterized by demineralization of bones. बोन्स में मिनरल्स कम हो जाते हैं. Demineralization of bones. अब अगर डीमिनरलाइज हो गई बोन्स तो बोन्स क्या होंगी? सॉफ्ट होंगी, है ना, स्ट्रेंथ कम होंगी, तो जल्दी रैपिड फ्रैक्चर्स होते हैं. वो फ्रैक्चर्स को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं. लिखिए, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स making the bones softer, making the bones softer and vulnerable to fractures, and vulnerable to fractures. Particularly कौन सी bones ज्यादा असर अंदाज होती है? Particularly the hip bones and the thigh bones. Particularly the hip bones and the thigh bones. Hips and thighs. Next point. Osteoporosis. वो भी इसी में डाल देंगे. Osteoporosis किन में होता है? Females. Osteoporosis is mainly seen in females. Is mainly seen in females and is characterized by decrease in the bone density, decrease in the bone density and reduced calcium and phosphorus in the bones, and reduced calcium and phosphorus in the bones. Next, fat soluble पढ़ रहे, दो देख लिए. अब देखेंगे विटामिन ई. टोकोफेरॉल.